हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? કેવું છે एंड કેમ છો? मैं तुषार सर आज आप लोग के सामने जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 पार्ट 1। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। हिंदी में इसे हम लोग समांतर श्रेणियां कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी सुन रहे होंगे वो भी इजीली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अपने पेन कॉपी को ले लीजिए अपने साथ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझने से पहले हम लोग बस कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, देन हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। चलिए लिखते लिखते बात करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, कुछ ये क्या बन रहा है आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये क्या है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। फिर यहां पे भी मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, करेक्ट है। यहां पे भी मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप लोग अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। फिर हमने यहां पे भी कुछ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अब थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एक सीढ़ी है, करेक्ट। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि ये बड़ा है, देन उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। ये एक तरह से देखा जाए अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें बड़ा से छोटा की तरफ चल रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, यानी बड़े से छोटे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आएगा, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लें कि ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का है, ये फर्स्ट जो सीढ़ी है अगर ऊपर से हम लोग पकड़ रहे हैं तो यहां पे ये मान लेते हैं कि ये 12 हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो, ये 14 हो सकता है 2 सेंटीमीटर ज्यादा, ये 16 हो सकता है, ये 18 हो सकता है, ये 20 हो सकता है। अगर हम लोग ये ले रहे हैं कि 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में है, ठीक है, करेक्ट है। अगर हम इसको एज ए नंबर पे सेट करते हैं तो मुझे कुछ मिलेगा 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन, करेक्ट है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ये एक बॉक्स है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि ये कुछ तो हमें बताना चाह रहा है कि ये क्या है, कुछ तो ये हो रहा है। चलो यहां पे अगर आप इसको देखेंगे ये आपको केमिस्ट्री की तरफ ले जा रहा है। ये हमें न्यूक्लियस के बारे में बताता है। ये क्या है? न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके चारों ओर कुछ रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? यस, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पे भी मैथमेटिक्स को यूज किया गया है। जिन्होंने ये 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि इन्होंने डिस्कवर किया है हेल्प लेकर मैथमेटिक्स को, जिनका नाम था बोर एंड बरी। उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो पुट अप करना है एवरी सेल्स के, उसके लिए उन्होंने एक मेथड तैयार किया, एक रूल तैयार किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले वाले में 2 होता है, देन उसके बाद 8 होता है, ये 9 क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद 18 होता है एंड देन 32 एंड सो ऑन। यहां तक हमने सारे चीजों को लिख लिया। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या इस नंबर में मुझे कोई पैटर्न नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज जो ये अपने आप को आगे बढ़ा रहा है? ऐसा कोई नंबरों का अरेंजमेंट नजर आ रहा है यहां पे जिससे मैं कह सकूं कि ये किसी पर्टिकुलर डेफिनेट
अरेंजमेंट के साथ किसी पर्टिकुलर रूल को या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। चलिए ध्यान देते हैं, हम इसको 2 1 जा 2 लिख देते हैं, इसे हम 2 into 4 लिख सकते हैं, इसे हम 2 into 9 लिख सकते हैं, इसे हम लोग 2 into 16 लिख सकते हैं। क्या अभी भी आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है? जी हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए, पहले वाले में तो नहीं, लेकिन दूसरे वाले में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर करके लिखा हुआ है, लाइक दिस। इसका मतलब मैं यहां पे भी इसको ऐसे कर सकता हूं। अच्छे से आप लोग इस चीज को समझिए, कुछ यहां तक करके मैं पहले उधर को अभी लेफ्ट कर रहा हूं। इस पे आते हैं, ये ऐसा लगता है, पहले वाले को देख कर तो नहीं समझ में आ रहा, पर यहां पे लग रहा है कि ये स्क्वायर कर रहा है अपने नंबर्स को, तो यहां पे भी कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग सबके अरेंजमेंट को देख पा रहे हैं और हम लोग यहां पे एक पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं कि ये अपने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो जनरली हम लोग उसे n से डिनोट करते हैं, तो चलिए हमने इसे n स्क्वायर मान लिया, करेक्ट है। अगर हम वहां पे आते हैं तो यहां पे मुझे मिलता है कि ये भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को आगे बढ़ा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि हम इसको n स्क्वायर मान लें। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में मुझे एक पैटर्न भी नजर आ रहा था, जो अरेंजमेंट है नंबर का वह एक डेफिनेट पैटर्न दे रहा है, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर दे रहा है अगर हम ये समझें, और इस पे एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। अब रूल का बेनिफिट क्या है? अगर मान लीजिए ये तीसरे नंबर पे है, कितने बॉक्स है? 9। चलिए मान लेते हैं कि 10वें नंबर पे जो आएगा यानी 10th पोजीशन पे, उसमें कितने बॉक्सेस होंगे? बहुत सिंपल है, हमें पता है रूल क्या है, n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, यानी कितने बॉक्सेस होंगे? 100। आप चाहें तो 1 लाख वाला जो पोजीशन होगा, ये बॉक्स अगर 1 लाख तक चलेगा, 1 लाख यानी 1 लाख पोजीशन पे कितने बॉक्स होंगे? तो 1 लाख को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 पे पावर 10 जीरो, यानी लगभग 100, 10 जीरो यानी कि 7 और 3 यानी 1000 करोड़। यानी आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं रूल के मदद से। तो यहां पे बात आती है दो चीज पे ध्यान देने वाली आप लोग को, कि एक ऑर्डर पे ध्यान देना है कि क्या कोई ऑर्डर है या नहीं, और कोई रूल आ रहा है या नहीं। तो मुझे दोनों दिख रहा है, चलो ठीक है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये 10 प्लस 0, यहां पे आएगा 12, यानी इसको भी हम लोग एक सिंगल पे 10 ले लेते हैं, 10 प्लस 2, फिर इसे भी हम लोग 10 प्लस 4, फिर इसे भी हम लोग 10 प्लस 6, और देन एंड सो ऑन 10 प्लस 8, इस तरीके से। अब इसे अगर हम लोग सेट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, 10 प्लस 0 पे तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहां पे लग रहा है कि 10 प्लस 2 है, ये भी चलो कुछ नहीं दिख रहा है। यहां पे लेकिन दिख रहा है कि ये 10 प्लस 2 1 जा 2 है। इसका मतलब है अगर यहां 2 है तो यहां 1 होगा, और इसका मतलब है कि यहां पे हमें अपने मन से 2 लेना होगा, तभी तो ये 0 1 2 3 4 ऐसा। इसका मतलब है कि 10 और 2 फिक्स्ड है, 10 प्लस 2 ये फिक्स्ड है। बढ़ कौन रहा है? नेचुरल नंबर, यानी यहां पे नेचुरल के बदले वहां पे हम होल नंबर पे ले रहे हैं। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 0 से, क्योंकि मेरे नंबर्स इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। यानी मुझे यहां पे मिलता है कुछ इस पैटर्न का रूल। अब तीनों में हमें क्या मिलता है? एक डेफिनेट ऑर्डर मिलता है और एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है। तो यहां से हमें एक शब्द का डिस्कवर हो रहा है, वो है सीक्वेंस। तो हमें सीक्वेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जो हमें डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट रूल फॉलो कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्टिंग जो डेफिनेशन है वो है सीक्वेंस। तो हम लोग इस 3 के मदद से हम लोग सीक्वेंस तक पहुंच पाए हैं। चलिए थोड़ा सा ये वीडियो
लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोग पेशेंसफुली देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा चैप्टर्स को बनाते वक्त और इन फ्यूचर आपको चीजों को समझने में। बिकॉज सिर्फ पढ़ना और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना किताब का आपके लिए उतना काफी नहीं है। चलिए अब यहां पे हम लोग पहले टोटल को ही रब कर लेते हैं। आप लोग इसको पॉज करिए और इन सबको आप नोट आउट कर लीजिए सबके साथ, जो भी इसके रूल थे। अच्छा, यहां पे भी हम लोग बात कर चुके थे। आप यहां पे भी देख सकते हैं आपका 10th नंबर जो सर्कल होगा, सेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं आप वो भी निकाल सकते हैं, 200। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये काफी ज्यादा सिंपल और आसान तरीके से हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, सीक्वेंस के बारे में। क्योंकि अरिथमेटिक का पहला जो पड़ाव है वो है सीक्वेंस के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमने क्या जाना आज, सीक्वेंस के बारे में। तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, सम नंबर्स अरेंज्ड, कुछ नहीं, सम नंबर अरेंज होता है डेफिनिट ऑर्डर पे, अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू, दूसरे नंबर में क्या मिला हमें, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल या डेफिनिट रूल, अकॉर्डिंग टू a particular rule are called a sequence। अब यहां सीक्वेंस पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एपी होने के लिए सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो एपी तक पहुंचना ही मुश्किल है, ठीक है। और जब कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे तो हम उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। अब पर्टिकुलर पैटर्न मींस कैसा पैटर्न, आप जरा सोचिए कि आपके स्कूल का फर्स्ट 1 क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, मान लेते हैं 40 स्टूडेंट है। अगर 2 क्लास में आप काउंट करिएगा, मे भी हो सकता है कि उसमें 38 हो जाए, फिर 3 क्लास में घुसे तो हो सकता है उसमें 60 हो, फिर 4 में हो तो 70 हो, 5 में हो तो हो सकता है 75 हो, 6 में हो तो हो सकता है 68 हो। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे भी मेरे पास नंबर का अरेंजमेंट अवेलेबल है, लेकिन कोई ऑर्डर फिक्स्ड है, ये कभी बढ़ रहा घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर अपने आप को स्टेबल रखा, ठीक है, कि लगा 60 के बाद 70 है, चलो, लेकिन फिर वो बढ़ा, फिर वो घटा। यानी यहां पे आपको किसी भी तरह का पैटर्न आप नहीं पकड़ पाइएगा, किसी भी तरह का ऑर्डर और रूल नहीं बनने वाला। ये किसी रूल के मदद से नहीं बन रहा है कि एक अगर 1 में 40 है तो 2 में 50 होगा, फिर 3 में 60 होगा, फिर 70 होगा। ऐसा रूल को स्कूल या कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये अगर किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये प्रोग्रेशन तक पहुंच ही नहीं सकता है, यानी कि ये सीक्वेंस तक पहुंच ही नहीं सकता है। यानी कि ये मस्ट है कि एपी होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सीक्वेंस, करेक्ट है। एक बार सीक्वेंस हो रहा है तो उसको चेक करेंगे कि वो प्रोग्रेशन में है या नहीं। अगर प्रोग्रेशन है देन वो एपी तक पहुंचेगा। तो अगर हम लोग यहां पे अब समझते हैं कि सीक्वेंस के बाद कि प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग समझें कि प्रोग्रेशन मीन्स कुछ नहीं, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, और जो नहीं करता है तो वो तो हम कहीं तरीके से सीक्वेंस भी नहीं बोल सकते हैं। यानी सीक्वेंस होने के लिए पैटर्न चाहिए, रूल चाहिए या ऑर्डर चाहिए। तो प्रोग्रेशन के लिए भी हमें कम से कम अ सीक्वेंस follows some pattern,
यानी सीक्वेंस हैव which have follows some pattern। अब यहां पे सिंपल हो गया कि प्रोग्रेशन क्या है, ऐसा सीक्वेंस जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोगों ने तीनों चीजों को देखा, तीनों में ही हमें एक पैटर्न मिल रहा था कि वो 10 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 14, 14 के बाद ऐसे, ठीक है। वहां पे मुझे मिला कि फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, देन थर्ड नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग करते जाएंगे। वहां पे मिला कि नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग एंड देन मल्टीप्लाई 2। यहां पे मुझे मिला, इस जगह पे जो मेरा एग्जांपल था 10 प्लस 2 इंटू n, तो n के जगह यहां स्टार्ट होगा 0 से, तो जरूरी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या आ रहा है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का ही पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी बोल सकते हैं कि एपी इज एक तरह से द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन, यानी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a kind of progression। ये हुआ अरिथमेटिक। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एपी के साथ, यानी एपी किसे कहेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग पहले एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मदद से हम लोग एपी को ढूंढने का कोशिश करते हैं। एपी मतलब वो, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा रब करना होगा, चलिए हम लोग प्रोग्रेशन को रब कर देते हैं। अब यहां पे हम लोग आते हैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ। क्या एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे 4, 6, 8, 10, 12 कुछ ऐसा मिल रहा है। फिर से ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं 20, ठीक है, 20, 10, 0, -10, -20 डॉट डॉट, ऐसा कुछ अरेंजमेंट मिल रहा हो, ऐसा कुछ नंबर मिल रहा हो, ठीक है। अब लोग ये भी कभी ध्यान दिए होंगे, जो कॉर्न होता है, जो भुट्टा होता है, वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक। इसमें जो आप वो जो कॉर्न दाना लगा हुआ होता है, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सबसे नीचे में आपको मान लीजिए अगर 10 मिलेगा, तो उसके बाद हो सकता है वो 12 मिले, फिर 14 मिले, फिर 16, ऐसे आपको एक पैटर्न जरूर वहां पे भी दिखाई देगा। तो वो भी एक सीक्वेंस पे ही चलता है। अब यहां बात आता है, सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे, क्योंकि ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी। ये बात को भी समझ लीजिए कि ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी। सारे सीक्वेंस एपी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल एपी इज आर अ सीक्वेंस। ये कंफर्म होगा कि सारे एपी सीक्वेंस है, बट ऑल सीक्वेंस एपी जरूरी नहीं है। एपी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अब क्या है वो क्राइटेरिया, कि एपी को मस्ट बी अपने प्रीसीडिंग टर्म के साथ, अगर उसके मतलब कि हम लोग ऐसे कहें कि सक्सेसर वाले नंबर से अपने प्रीसीडर नंबर को अगर डिफरेंस करते हैं तो वो सेम मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, तो 6 - 4, तो हमें मिलता है 2 का डिफरेंस,
6 माइनस 8, यहां पे भी 2 का डिफरेंस, 10 माइनस एस, यहां पे भी 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस। इसमें भी देखेंगे तो 10 माइनस 20 माइनस 10, 0 माइनस 10 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहां पे भी मुझे मिलेगा माइनस 10। तो आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कहीं काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 10,000 और उसे कहा गया है कि आपको हर महीने 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आप बताइए कि ये एपी है या नहीं। बिल्कुल, उसे जो कि एक तो सबसे पहले सीक्वेंस पकड़ेंगे, ये सीक्वेंस है ये, और ये एपी भी है, क्योंकि अगर आप उसके, मान लीजिए जनवरी है, तो आप जनवरी का सैलरी, आप जनवरी के सैलरी को दिसंबर के सैलरी का माइनस करिए, आपको 500 मिलेंगे। फरवरी के सैलरी को जनवरी के सैलरी का माइनस करिए, आपको 500 मिलेंगे। यानी एवरी जो मंथ कंप्लीट हो रहा है, आप अगर उसके सामने वाले मंथ से अपने पीछे वाले मंथ को माइनस करेंगे उसके सैलरी को, तो आपको 500 मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। यानी हम लोग एपी को अगर कुछ वर्ड्स के साथ मिला के एक सेंटेंस बना के हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं, तो मुझे ये मिलता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म डिफर होता है अपने प्रीसीडिंग टर्म्स का, बाई इट क्या होता है, एक इस क्या चीज के बारे में अभी बता रहे थे कि वो प्रीसीडिंग टर्म का डिफर हो, और किससे हो, बाय इट्स, हमेशा हमें क्या मिले, एक कांस्टेंट वैल्यू मिले। यानी अ सीक्वेंस उसका हर एक टर्म, सीक्वेंस इन विच इट्स ईच टर्म्स, यहां पे जो वर्ड आ रहा है टर्म, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। टर्म इसका मतलब होता है पद। कौन सा पद, यानी पोजीशन, यानी पहले नंबर सेल का जो बात था, दूसरे नंबर सेल का बात था, तीसरा जो हमने बोर्ड्स एंड बरी जो मेथड पढ़ा था उस पे। तो इन विच इट्स ईच टर्म differ from its preceding terms to by a preceding term by a constant is called an arithmetic progression. This is all the definitions and basic introduction of arithmetic प्रोग्रेशन। तो हमने लास्ट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सीक्वेंस क्या है, ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट है जो डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल पे काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी, बट सारे एपी सीक्वेंस होंगे। जैसे आप एपी आपको मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे आप लोग देख पाएंगे कि सारे ही एपी सीक्वेंस होंगे, लेकिन सारे सीक्वेंस एपी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग के पास एक सीक्वेंस जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द एटम के सेल्स पे, तो वो था 2, 8, 18 और 32। अगर माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 6 देता है, यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है ऑल 8, 10, 12। तो यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, नहीं सॉरी 12 नहीं, सॉरी
इट इज 18 10, यहां पे दे रहा है 10 का डिफरेंस, यहां पे कितना दे रहा है, यहां पे दे रहा है हम लोग को 14 का डिफरेंस। अब देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंसेस आर नॉट सेम, लेकिन ये सीक्वेंस तो है, हमें रूल भी मिला, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अरेंजमेंट और ऑर्डर फॉलो होना ही पड़ेगा अगर सीक्वेंस होना है तो। सबसे पहले एपी होने के लिए सीक्वेंस चाहिए, आप लोग एपी का डेफिनेशन में ही देखिए, वो पहले ही बता दिया कि उसे क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, तभी वो एपी होगा। इसीलिए ऑल सीक्वेंस एपी जरूरी नहीं है, ऑल सीक्वेंस आर नॉट नेसेसरली एपी या नॉट ऑलवेज एपी, ऐसा बोल सकते हैं, ऑलवेज एपी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे सीक्वेंस जो है वो ऑलवेज एपी होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ सीक्वेंस जो है वो एपी होंगे। अब जो एपी होंगे वो कंफर्म है सीक्वेंस होंगे, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस वो हिस्सा है, वो बड़ा सा हिस्सा है जिसके अंदर आता है एपी, और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये है सीक्वेंस। तो इसका मतलब सीक्वेंस के अंदर आता है एपी, तो इसका मतलब हुआ कि सारे सीक्वेंस का पार्ट देखिए एपी के अंदर नहीं है, लेकिन एपी जो है वो पूरे सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, यानी कि वो सारे सीक्वेंस एपी नहीं है, लेकिन कुछ सीक्वेंस एपी जरूर एक्वायर किए हुए हैं। इस बात को हम लोग अच्छे से इस वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग इसको इजीली डेफिनेशन वाइज, टॉपिक वाइज समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे क्या कि आरडी शर्मा से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चंस है जो मैं चाहूंगा कि मैं आज करा दूं इसको, ताकि मैं नेक्स्ट जो इसका होगा उसमें हम लोग डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट, जो बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उस पे आएंगे। फॉर्मूला को भी हम लोग एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला और देन क्वेश्चन। वैसे करके पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा इन फ्यूचर। आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बुक के बनाने से आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है तो आपको ऑरिजिन समझना बहुत जरूरी है कि किसी चीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यहां से डेवलपमेंट हुआ कि पहले लोगों के पास नंबर्स का अरेंजमेंट था, तो उन्होंने उस अरेंजमेंट पे पैटर्न ढूंढा तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, उन्होंने रूल फॉलो किया, एंड देन वहां से उनको आइडिया हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला वगैरह बन सकता है जिससे आने वाले टाइम पे लोगों को दिक्कत ना हो। तो हम लोग फॉर्मूला को या आइडेंटिटीज को बहुत बार सोचते हैं कि ये क्यों है, क्यों बनाया गया, क्यों लाया गया, लेकिन वही हम लोग के हेल्प करता है। इन फ्यूचर लोग उसको नहीं लगाते थे, लेकिन हम लोग कम से कम उसको लगा पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं कि आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। हमने डिफरेंशिएशन पे भी हम लोगों ने काफी फॉर्मूला देखा। पहले जब फॉर्मूला नहीं था लोग लिमिट से सॉल्व करते थे, लिमिट से पहले उसके बाद आया फर्स्ट प्रिंसिपल, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला कहां से आया, लोगों को दिक्कत होने लगा, कितना हेक्टिक एक क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करने के लिए हमें उतना बड़ा जाना पड़ रहा है, ठीक है, वो सब चीजें भी हैं। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के लिए मेरे पास कुछ है तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्या है कि हमें कहा गया है कि राइट, दिस इज क्वेश्चन अबाउट आरडी शर्मा। ठीक है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या क्या है हम लोग के पास, एक तो है ये वाला जो काफी सिंपल है, दूसरा है हम लोग के पास -1 to the power n, into 2 to the power n। ठीक है,
अब ध्यान से आप लोग देखिए, कुछ नहीं करना है, हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, मतलब A1 फाइंड करना है, A1 A2 और A3। तो हमने क्या देखा था, सीक्वेंस देखा था। तो पहले नंबर जो टर्म होता है उसे टर्म, सबसे पहले तो सारे को हम लोग टर्म्स बोल रहे हैं, हम लोग तो वो देखें टर्म्स क्या था, एक एक पार्ट को हम लोग टर्म्स बोल रहे हैं। यानी जैसे कि 2 था, 8 था, 18 था, 32 था, तो ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, मतलब दिस इज A1। ये सेकेंड टर्म जैसे कि A2, तो बहुत सारे बुक्स में इसे T1, T2, T3 भी कहते हैं, T4, यानी उसे T से भी दिखाते हैं, T4 टर्म। अब बहुत सारे बुक में उसे A1, A2, A3, A4 आप चाहें तो किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स के साथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 निकालना है, मतलब n के जगह पे 1 रखना है, तो यहां पे भी n है, तो यानी A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज 3 प्लस 5। फिर मान लीजिए हमें A2 निकालना है, फिर 3 इंटू 2 प्लस 2, तो दिस इज 6 प्लस 2, दिस इज 8। करेक्ट है। एक और है हम लोग के पास A3, तो यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 2, दिस इज 9 प्लस 2, दिस इज 11। यहां तक तो हो गया हम लोग का। चलिए अब उस तरफ चलते हैं, जिसको इसको उतारना है, बात सुन के अच्छे से उसको उतार सकते हैं। यहां पे भी आएंगे तो पहले हम लोग A1 निकालेंगे, तो -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, तो -1 पावर 1 -1 ही रहता है, दिस इज 2, यानी पहला टर्म मुझे मिला -2। दूसरे टर्म के तरफ अगर हम लोग देखें तो A2 -1 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2, तो दिस इज -2 पे स्क्वायर होने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज 2 A1, और दिस इज 2 टू जा 4, मतलब यहां मिल रहा है मुझे 4। और लास्ट A3 अगर लेंगे तो -1 टू द पावर 3 एंड 2 पे पावर 3, तो -1 यानी ऑड नंबर्स ऑफ पावर रहेगा, तो -1 का -1 ही रह जाता है। इसका मतलब हुआ -1 इंटू 8, दैट मीन्स -8। तो यहां पे ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए। ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोग अरिथमेटिक से रिलेटेड यानी एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, हम लोग के पास आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर A1 का वैल्यू -1 है और A1 का वैल्यू an-1 बाई n है, और जो n है वो कह रहा है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, आने वाला 3 टर्म। तो सबसे पहले तो हमें ये कह रहा है कि n का वैल्यू आपको शुरू करना है 2 से, 2 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा नहीं लेना है। तो उसके बाद 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 3 ही टर्म निकालना है, तो इसी में आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। सबसे पहले A2 यहां पे निकलेगा, क्योंकि A1 अवेलेबल है, A1 गिवन है, A1 ले ही नहीं सकते क्योंकि दिया हुआ है। वो बोल भी रहा है कि n का वैल्यू आप 2 के बराबर और 2 से बड़ा लीजिए, ये साइन बड़ा का होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग पुट करेंगे, तो ये पहला आएगा 2 - 1, क्योंकि ये n-1 है, बाई n मतलब 2। अब ध्यान से देखिएगा, A2 - 1 मतलब A1 बाई 2, और A1 का वैल्यू कितना है, तो -1 बाई 2। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ध्यान ये देना है कि आपको दिखाई देना चाहिए कि कहां पे क्या चीजें चेंज आ रही है। नेक्स्ट है A3। अब हम लोग फिर से देखिए,
अगर A3 का मतलब है यहां 3 हो रहा है n के जगह, तो ये भी n है, इसका मतलब A3 माइनस 1, और यहां पे डायरेक्टली मेरे पास 3 वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा कि ये 3 माइनस 1 हो गया A2 बाई 3, तो यानी A2 का वैल्यू हमने अभी निकाला, या क्या निकाला हमने अभी, -1/2, और जो कि 3 पहले से ही यहां पे नीचे था, तो दिस इज 3, तो यानी हो गया -1/6। इसी तरीके से और भी अगर हम लोग निकालना चाहें, अच्छा एक और निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 4 अवेलेबल है, ठीक है, तो एक और हम यहां निकाल लेते हैं। तो मुझे निकालना है अब A4, फिर से वैसे ही A4 माइनस 1/4, तो A4 मतलब A4 माइनस 1 मतलब 3, तो A3/4। अब A3 का वैल्यू हमने निकाला -1/6, और यहां पे पहले से है 4, -1/24। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। आगे जब हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी बनाएंगे तो अच्छे से उसको समझेंगे। यहां तक के लिए तो पहला जो आर डी शर्मा का एक्सरसाइज अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेंगे, और एक इसमें मिल सकता है, जैसे कि आपसे कोई एक टर्म दे देगा आर डी शर्मा में, ये 3 टाइप्स ऑफ पहला एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। और एक है कि जैसे an का वैल्यू दे देगा कुछ भी, जैसे 3n-2/n-2 मान लेते हैं, कुछ भी दे दिया, क्योंकि ये सीक्वेंस है, ये दे ही सकता है कुछ भी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको बनाना है, कुछ भी चेंज हो सकता है। अब आपसे वो बोलेगा कि फाइंड A10 और A7। आप लोग देख सकते हैं, बस n के जगह पे एक बार 10 लेके सॉल्व करना है, इसमें n के जगह पे 10 लेना है, सॉल्व करना है, और एक बार 7, कुछ भी हो सकता है, A2, A6। तो ये एक तरह से मान लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके आप इसको देखिएगा क्या इसमें कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट डे हम लोग ऐसा करेंगे कि फिर से हम लोग इसके ऊपर आएंगे, इस पे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं जरूर, मेरे पास जैसा भी समय होगा मैं उस हिसाब से आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल क्लास प्रबंध जरूर करूंगा। चलिए, थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट चाहिए।